हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग जी। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग। और देखिए, आप सभी का जो मैं पोल करवाया था आप लोग को ग्रुप में, है ना, और अधिकतर लोगों ने यही कहा कि सर क्लास जो होनी चाहिए वो शाम में 7 बजे से होनी चाहिए। ठीक है, शाम में 7 बजे से होनी चाहिए। आपकी जो क्लास चल रही है वो आपका मेन रूप से 1 to 5 की जो क्लास चल रही है आपका बिहार शिक्षक बहाली वाला। और इसमें सामान्य अध्ययन की जो होगी, इसमें तो सभी बच्चों को पूछा जाएगा। 1 से 12 तक जो भी फॉर्म भरेंगे उनमें सामान्य अध्ययन आपको पूछा जाएगा, तो ये सबके लिए है, लेकिन मेन रूप से आपका 1 to 5 के लिए ही तैयार किया गया है। ठीक है, 3 बजे से आपकी डेली क्लास चलती थी, लेकिन 3 बजे से बहुत सारे लोग क्लास नहीं कर पा रहे थे, तो इस वजह से ये क्लास जो है आपका अब शाम में 7 बजे से डेली चलेगी, है ना। और एक और क्लास आपकी चलेगी रात में 9 बजे से। ठीक है, तो ये 2 क्लास आपकी डेली चलेगी, शाम में 7 बजे से और शाम में 9 बजे से आपकी। ठीक है दोस्तों, तो 7 बजे जो क्लास है ये आपका 1 to 5 के लिए मेन रूप से है, और 9 बजे जो क्लास है मेन रूप से आपका 9-10 सामाजिक विज्ञान के बच्चे के लिए है। ठीक है जी, तो आज से जो क्लास होगी वो 7 बजे से ही होगी। अधिकतर लोगों ने जो वोट किया था वो अधिकतर लोगों 7 बजे ही, सभी लोगों का ज़्यादा परसेंटेज 7 लोगों का था, है ना। 50% लोगों ने दोस्तों 7 बजे कहा, और अधिकतर लोग 7 बजे से ही मतलब खुश थे, है ना। कुछ लोग 4 बजे भी बोले, 5 बजे भी बोले, 6 बजे भी बोले, लेकिन अधिकतर लोग 7 बजे बोला। तो 7 बजे की संख्या ज़्यादा थी, इस वजह से आपकी क्लास 7 बजे से चल रही है। तो उस अनुसार से आप अपना मैनेज कर लीजिएगा। 7 से लगभग 8 बजे तक चलेगी डेली, है ना, 1 घंटे की, और फिर 9 बजे से आपकी 10 बजे तक फिर डेली आपकी चलेगी आपकी दोस्तों। ठीक है, तो ये रहा आपका समय। और आपके यहाँ, हमारे यहाँ देखिए आपकी पूरी तैयारी चल रही है, तो इसको आप 7 PM कर लेना है आपका। ठीक है, तो ये टेस्ट नंबर दोस्तों आपका है 47 नंबर। इसके पहले हम लोग 46 टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है, और उससे संबंधित दोस्तों कम से कम मैं आपको 100 से 200 सवाल और आपको यहाँ पर करवा दूंगा, है ना। तो यहाँ पर लगभग आपको 200 से 250 सवाल यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा, पूरा रिवीजन होगा। NCERT और SCERT ये बेस्ट है, जो आपका एग्जाम में पूछा जाएगा उसी के अनुसार ये आपका क्वेश्चन तैयार किया गया है। तो चलिए शुरू किया जाए फटाफट मेरे प्यारे दोस्तों, आ जाइए सभी लोग। और देखिए अभी हमारे यहाँ जुड़ने का जो 50% ऑफ चल रहा है आपका, है ना, तो इसका लाभ आप उठा सकते हैं। ठीक है, मात्र दोस्तों 251 चार्ज, है ना, इतना कम में आपको कहीं नहीं मिलने वाला है ना। और बिल्कुल सिलेबस के अनुसार मात्र 251 में, है ना, आप हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं। ये हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 7857824310। और दोस्तों अभी 50% ऑफ है, तो आपको इस नंबर पे 251 पे करना पड़ेगा, फोन पे, गूगल पे या पेटीएम, किसी भी माध्यम से, है ना। जो भी पे करेंगे इस नंबर पे, तो इसी नंबर का देखिए आप व्हाट्सएप भी है, उस पर आप स्क्रीनशॉट जरूर भेज दीजिएगा, ताकि आपको ग्रुप में जोड़ा जा सके और आपकी तैयारी आगे हो सके दोस्तों। और आपको पर्सनली सारे मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाएगा आपके नंबर पर, और फिर डेली वाइज भी आपको मिलते रहेगा, है ना। डेली जो क्लास होगी, है ना, उस अनुसार से भी आपको फिर डेली वाइज आपको PDF नोट्स मिलता रहेगा आपको ग्रुप में दोस्तों, है ना। बहुत सारे लोग वहां पर जुड़ गए हैं, 300-400 लोग जुड़े हैं अभी। फटाफट आप लोग भी जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। ठीक है, चलिए। और देखिए 1 to 5 का दोस्तों इसी में हो जाएगा। कोई बच्चे जैसे 1 to 5 भरे हैं, 9-10 भरे हैं, तो दोनों का आपका इसी में हो जाएगा, अलग से चार्ज आपको लगेगा नहीं, है ना। सबका आपका इसी में हो जाएगा, आपका दोनों वाला 251 में ही आपका। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए आज का क्लास का दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, और फटाफट आप लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आज का पहला सवाल है, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि साबुत मूंग या चना को रात भर पानी में भिगोकर फिर 1 या 2 दिन छोड़ देते हैं, तो सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वो कौन सा भाग है? आपने भी दोस्तों घर में ऐसा करते होंगे ना, है ना, मूंग चना, है ना, खाते होंगे ना अंकुरित करके। तो दोस्तों उसको क्या करते हैं, पहले उसको भिगो देते हैं, 2 दिन तक उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो सबसे जो पहला भाग अंकुरित होता है उसको क्या कहते हैं? तना कहते हैं, पत्ती कहते हैं, जड़ कहते हैं, या फल कहते हैं? तो वो जो भाग होता है वो दोस्तों होता है आपका जड़ होता है। ठीक है, वो कौन सा भाग होता है? जड़ होता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, है ना, आंसर नंबर सी। अगला सवाल चलते हैं आपका सवाल नंबर दूसरा नंबर सवाल है कि मनुष्य में
है ना। मनुष्य में श्वेत रुधिराणुओं का जीवन काल कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। मनुष्य में दोस्तों श्वेत रुधिराणुओं का जीवन काल कितना होता है ना? 10 दिन होता है, या आपका 24 घंटा होता है, या आपका 120 दिन होता है, या आपका 100 घंटे होते हैं। क्या होगा इसका आंसर बताइएगा फटाफट सभी लोग। इसका जो आंसर होगा, जो मतलब कि जो आरबीसी होता है ना, सॉरी आरबीसी नहीं, डब्ल्यूबीसी होता है ना, व्हाइट ब्लड सेल है ना, जो डब्ल्यूबीसी होता है दोस्तों, इसका जीवन काल जो होता है वो आपका 10 दिन से कम होता है ना। देखिए इसका ऑप्शन जो है ना, आंसर जो है, आप कहीं कहीं गूगल करके आप देखिएगा, या बुक में भी देखे होंगे, कहीं आपको दे देगा 2 से 4 दिन, है ना। कहीं देता है दोस्तों 10 से 20 दिन भी कहीं कहीं दे देता है ना। और कहीं दे देगा आपको 10 से कम दिन, है ना। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा 10 से कम हो जाएगा आपका इसका जीवन काल होता है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। अच्छा, एक सवाल का आप जवाब दीजिएगा कि रुधिर जो होता है, ब्लड होता है दोस्तों, इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। आखिर लाल होने का कारण क्या है? तो हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है ये लाल होता है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों आपका 3 नंबर। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? देखिए ऊर्जा का एक तो पूछा जाएगा एग्जाम में आपसे परंपरागत स्रोत आपका, और एक पूछा जाएगा दोस्तों गैर परंपरागत, है ना। गैर परंपरागत भी आपसे पूछा जाता है। तो परंपरागत और गैर परंपरागत में क्या अंतर है ना, और कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं ये आपको जान लेना चाहिए। ठीक है, परंपरागत दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत दिनों से परंपरा के हिसाब से चलते आ रहा है, और परंपरागत जो दोस्तों ये ऊर्जा है ना, अगर ये एक बार समाप्त हो गया तो इसको बनने में फिर क्या लगेगा? बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये होते हैं आपके परंपरागत, है ना, जो परंपरा से चलती आ रही है। तो परंपरागत ऊर्जा कौन सा है यहाँ पर? सौर ऊर्जा, या फिर ज्वार भाटा ऊर्जा, भूगर्भीय उष्मीय ऊर्जा, या जीवाश्म ऊर्जा। देखिए जो आपका सौर ऊर्जा दिख रहा है, सौर ऊर्जा दोस्तों ये आपका हो जाएगा गैर परंपरागत, है ना। और जो ज्वार भाटा ऊर्जा ये भी गैर परंपरागत है, क्योंकि ये अभी फिलहाल ये इसका उपयोग हम लोग करना शुरू किए हैं ना, ये बहुत पहले से उपयोग नहीं हो रहा था। ठीक है, भूगर्भीय जो उष्मीय ऊर्जा है ये भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा आपका जीवाश्म ईंधन। ठीक है, जीवाश्म ईंधन जो है दोस्तों इसको कहते हैं परंपरागत ऊर्जा। अब जैसे कि जीवाश्म ईंधन क्या है? कोयला। तो कोयला किससे बना है? तो कोयला जो बनता है दोस्तों ये पादप से बनता है, यानी कि पेड़ पौधे से बनते हैं। ठीक है, यानी कि ये कैसे ऊर्जा है? तो जीवाश्म ऊर्जा है। पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई दोस्तों। तो ये सारे जो एग्जाम्पल मैंने बताया ये है आपके जीवाश्म ईंधन। अब जैसे सौर ऊर्जा के बारे में पूछा जाता है तो सौर ऊर्जा हो जाएगा आपका गैर परंपरागत, या फिर इसी को एक और नाम से जाना जाता है नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, गैर परंपरागत को ही दोस्तों कहा जाता है नवीकरणीय, और जीवाश्म ईंधन यानी कि परंपरागत को कहा जाता है अनवीकरणीय। यानी कि परंपरागत जो है इसको अनवीकरणीय क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको हम बार बार नया नहीं कर सकते, है ना। अगर एक बार समाप्त हो गया तो इसको बनने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो शायद आपका क्लियर हो गया होगा ये सवाल, है ना। अब कभी मत छोड़िएगा इसको। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 4 नंबर, कह रहा है कि वन्य जीवन के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उपवन यानी कि राष्ट्रीय पार्क महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है ना। हमारे वन्य जीवन के लिए दोस्तों राष्ट्रीय पार्क क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि भारत में कौन सा राष्ट्रीय उपवन जो है वो सबसे पुराना है, यानी कि भारत का जो सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क आपसे पूछा गया है। तो भारत का जो सबसे पुराना जो राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों वो है आपका कौन सा? तो आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट, है ना। जिम कॉर्बेट जो पार्क है दोस्तों ये सबसे पुराना है, और जिम कॉर्बेट है कहाँ? तो उत्तराखंड में, है ना। जिम कॉर्बेट जो है ये सबसे पुराना है, और ये दोस्तों है कहाँ? तो ये आपको मिलेगा कहाँ? तो उत्तराखंड में आपको मिलेगा सबसे पुराना। जिम कॉर्बेट जो आपका उद्यान है दोस्तों इसी को दोस्तों कहा जाता है ना, इसी का नाम है आपका हेली नेशनल पार्क भी। ठीक है, इसको पहले नाम से जाना जाता था हेली नेशनल पार्क। ठीक है, याद रखिएगा इसी को हेली नेशनल पार्क भी कहते हैं, जिम कॉर्बेट भी इसी को कहते हैं दोस्तों, ये याद रखना है ना। और ये सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखना है। और ये जो स्थापना हुआ था ये हुआ था आपका 1936 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। स्थापना भी आपको पूछा जाता है ना, कि आखिर जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है ना। और दोस्तों ये तो भारत का तो प्रथम है ही, भारत के अलावे ये एशिया का भी प्रथम है। ठीक है, अगर एशिया का भी पूछा जाए कि एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो वो हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, या फिर आपको दे देगा ऑप्शन में हेली नेशनल पार्क। तो हेली भी यही है, दोनों का नाम आपका एक ही है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 5 नंबर।
5 है कि लाल आंकड़ों की पुस्तक दर्ज करती है। देखिए लाल आंकड़ा मतलब रेड बुक डाटा है ना, रेड डाटा का मतलब क्या हो गया दोस्तों कि ये जो प्राणी है ये क्या है दोस्तों, तो ये विलुप्त होने के कगार पर है या लुप्त हो गए हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या होगा, लाल आंकड़े की पुस्तक दोस्तों ये लुप्त प्राय पौधे को ये दर्शाता है आपका, है ना, या फिर जानवर को। इसका आंसर हो जाएगा लुप्त प्राय पौधे या जानवर का जो डाटा एकत्रित किया जाता है उसी को कहते हैं रेड बुक, है ना, लाल आंकड़ा कहा जाता है। ठीक है, रेड बुक डाटा आपको कहा जाता है दोस्तों। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। देखिए अगर कहा जाए कि विलुप्त जानवर, तो विलुप्त जानवर मतलब दोस्तों वो अब जीवित नहीं बचा है ना, विलुप्त जानवर मतलब वो जीवित अब नहीं है। अब जैसे देखिए कुछ कुछ जानवर आपके नज़र में अब नहीं आते होंगे, गांव घर में अब देखते हैं गौरैया नहीं नजर आता है, बहुत कम नजर आता है गौरैया, तोता, मैना, है ना, आपका दोस्तों कौवा वगैरह बहुत कम दिखता है, नहीं के बराबर। पहले घरों के छतों पर दोस्तों दिन भर टाएं 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 करते रहता था, लेकिन आजकल ये सब सारे खत्म हो गए हैं, है ना। इतने ज़्यादा उर्वरक का प्रयोग हो रहा है, इतना ज़्यादा 2G 3G 4G 5G आ गया है, तो क्या होगा, है ना, हमारा स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है दोस्तों। तो वो तो छोटे जीव जंतु हैं, उसके पर तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो यही सब जिम्मेदार हैं जिसके वजह से ये दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है दोस्तों, बताइए सामाजिक कीट कौन सा नहीं है। चींटियां, दीमक, भृंग या फिर मधुमक्खी। देखिए भृंग यहाँ पर करिएगा, है ना, भृंग या फिर मधुमक्खी। देखिए तो सामाजिक कीट जो नहीं है वो भृंग हो जाएगा, है ना, भृंग जो है ना ये सामाजिक कीट में नहीं आता है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा दोस्तों आपका भृंग। तो भृंग दोस्तों सामाजिक कीट आखिर किसको कहेंगे, सामाजिक कीट कीटों की वे प्रजातियां होती है जो समाज में रहती है ना, इसीलिए इसको कहा गया है सामाजिक कीट। तो सामाजिक कीट कहाँ रहेगा, समाज में रहेगा, है ना, और समूह मतलब समूह में रहेगा उसको, उसी को कहेंगे। और भृंगो जो है दोस्तों ये सामाजिक कीट में नहीं आता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर आपका 7 नंबर 7 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रचलित की जाती है। बहुत बात है, अच्छी बात है ना। मच्छर के प्रजनन की रोकथाम के लिए अब कौन कौन सी विधियां करते होंगे, घर में तो करते होंगे ना। और बरसात का समय आ गया है तो दोस्तों आप लोग एक काम जरूर करिएगा, आपके घर में कूलर होगा, आपके घर में, है ना, कूलर तो होगा ही ना जी, है ना, तो उसमें पानी मत जमा होने दीजिएगा, है ना। या तो आपके घर में गमला होगा या आपके घर में कोई बाल्टी हो जहां पानी बहुत दिनों से जमा हो, है ना, कोई टब हो, है ना, तो उसमें से पानी को क्या करना है, हटा देना है। क्योंकि ये जो मच्छर है ना, ये समय आ गया है बरसात का समय, डेंगू का समय, चिकनगुनिया का समय, है ना, इसी से फैलता है दोस्तों। ये मच्छर जब पलेगा बढ़ेगा, और ये जो डेंगू का मच्छर है ये कहाँ पनपता है, तो शांत पानी में, है ना, और साफ पानी में। जो पानी शांत हो और साफ हो उसी में दोस्तों ये मच्छर पनपते हैं। तो अपने आसपास जिस प्रकार का आपको दिखे इस प्रकार का, तो वहां से इसको थोड़ा सा साफ करने का प्रयास करना है आपको, ठीक है, ताकि आप स्वस्थ रह सके। और जब तक स्वस्थ नहीं रहिएगा तो पढ़ाई कैसे करिएगा, है ना। अगर डेंगू हो गया तो 10 दिन के लिए बेड पर, है ना, इसीलिए क्या करना है, मच्छरदानी भी लगा करके डेली सोना है, ठीक है, और उसके अलावे इन सभी चीजों पर भी ध्यान देना है। तो बताना है क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रचलित की गई है। वह कौन सी विधि ज्ञात कीजिए जो मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकता है। ऑप्शन है कि कूलर के पानी को सप्ताह में कम से कम 2 बार बदले, ये तो ठीक है, कूलर का पानी आपको बदलते रहना है ना, उसमें छोड़ना नहीं है ना। अगला है कि तालाब और पानी इकट्ठा होने वाले स्थानों में मछली डाले जो लार्वों को खा जाए, ये भी ठीक बात लग रहा है। मच्छरदानी का प्रयोग करें, और डी नंबर ऑप्शन दिया गया है आपको कि यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो गया है तो तेल छिड़काव करें, ये भी ठीक है। देखिए ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है। बहुत सारे लोग को लग रहा होगा कि डी भी तो ठीक है, मच्छरदानी का उपयोग करेंगे। अब एक बात हमको बताइए, प्रश्न में क्या कह रहा था कि मच्छरों के प्रजनन, आप मच्छरदानी लगा लीजिएगा तो क्या प्रजनन नहीं होगा, प्रजनन में थोड़ी रोकथाम होगा मच्छरदानी लगाने। मच्छरदानी लगाने से क्या होगा, मच्छर आपको नहीं काटेगा, प्रजनन तो होगा ही ना भाई साहब। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर तो आपका सी ही होगा ना। तो बहुत सारे लोग जो हैं थोड़ा सा गौर नहीं करते हैं और गलत मार करके आ जाते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपका 8 नंबर सवाल कह रहा है कि प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, बताइए। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है।
तो परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, जल्दी बताइएगा। परिवर्तन की दर को कहते हैं दोस्तों त्वरण, है ना, क्या कहते हैं, त्वरण कहा जाता है। याद रखिएगा परिवर्तन की दर को, आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। त्वरण बराबर क्या होता है दोस्तों, वेग परिवर्तन बटा समय, है ना, वेग परिवर्तन बटा क्या होता है, समय। और त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो त्वरण का एसआई मात्रक फटाफट कमेंट कीजिए, है ना, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, है ना, त्वरण का एसआई मात्रक होता है, याद रखना है, पूछा जाता है आपको बार बार एग्जाम में। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9 नंबर। प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है। अब देखिए कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है। अब तो आप गांव घर में देखे होंगे गाय को जुगाली करते, भैंस को जुगाली करते, बकरी को जुगाली करते, है ना, और कौन सा जानवर देखे हैं घर में, है ना, तो इतने सारे जानवर देखे होंगे आप। कभी गाय को तो देखे ही हैं, हिरन को भी जुगाली करता है ना, भैंस भी करता है, लेकिन सुअर जो होता है ना दोस्तों ये जुगाली नहीं करता है भाई साहब। आंसर होगा डी नंबर, है ना। बहुत सारे लोग हिरन भी मार रहे हैं, नहीं नहीं हिरन नहीं होगा, सुअर होगा, है ना। सुअर जो होता है ये जुगाली नहीं करता है, आंसर होगा आपका डी नंबर दोस्तों। ठीक है, सुअर पालन उद्योग को क्या कहते हैं, बताइए। सुअर जो पालन उद्योग है इस उद्योग को क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं पिगरी उद्योग, है ना। क्या कहते हैं, पिगरी उद्योग कहते हैं दोस्तों सुअर पालन उद्योग को। सुअर का वैज्ञानिक नाम क्या है भाई साहब, तो इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों स्क्रोफा, है ना, इसका वैज्ञानिक नाम है आपका स्क्रोफा डोमेस्टिक्स, है ना, स्क्रोफा डोमेस्टिक्स दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम है आपका। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए सुअर जो होता है इसके मांस को क्या कहते हैं, तो इसके मांस को कहा जाता है पोर्क, है ना, इसके मांस को क्या कहते हैं, पोर्क कहते हैं। अच्छा, तो सुअर के बारे में तो इतना सारा चीज आप जान लिए। अब आप बताइए दोस्तों भारतीय जो गाय है ना, तो भारतीय जो गाय है तो भारतीय गाय को क्या कहा जाता है, भारतीय गाय को कहते हैं टी कप काऊ, है ना, क्या कहते हैं, टी कप काऊ कहा जाता है दोस्तों भारतीय गाय को, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं आपका 10 नंबर सवाल। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधे के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थ की परत से ढकने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए दोस्तों पौधे के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को कहते हैं मल्चिंग करना, है ना, उसको क्या कहते हैं, मल्चिंग करना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग एक बार, है ना, एक बार लाइक कर दीजिए। अब डेली जो आपकी क्लास होगी वो शाम में 7 बजे से ही होगी, है ना। और भी अगर कोई सुझाव कुछ देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए और अभी जो ऑफर है 50% ऑफ का, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं और पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 11 नंबर, कह रहा है 11 नंबर खाली स्थान का वंश का नाम कुकुरबित्ता है। देखिए कुकुरबित्ता जो है ना दोस्तों ये किस मतलब सब्जी का वंश का नाम है। देखिए कुकुरबित्ता जो है ये किस सब्जी के वंश का नाम है, जल्दी से बताना है आपको। कुकुरबित्ता जो है दोस्तों आपके कद्दू, है ना, कद्दू के वंश का नाम है दोस्तों आपका कुकुरबित्ता। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 12 नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु खुले में रखे जाने पर दोस्तों आग लगने की संभावना रखती है। अगर आप खुला में छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, वो जलने लगेगा। तो वो है दोस्तों आपका पोटेशियम होगा, लिथियम होगा, बूथ होगा या फिर लीड होगा, है ना। तो ये होगा दोस्तों आपका आंसर नंबर ए पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम जो है ना ये धातु खुले में रखने पर आग लग सकती है। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये क्या करती है ना, जल से अभिक्रिया कर लेती है ना, हवा से भी क्रिया कर लेगी और दोस्तों इसमें क्या लग जाएगा, आग लगने की संभावना बढ़ जाएगी आपका। ठीक है, पोटेशियम का जो प्रतीक चिन्ह होता है इसको के से हम लोग लिखते हैं कि नहीं। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 19 होती है इसकी परमाणु संख्या, है ना। पोटेशियम की खोज कौन किया था दोस्तों, तो पोटेशियम का खोज किया था आपको हम्फ्री ने,
ठीक है, किसने खोज किया था? हम्फ्री महोदय के द्वारा खोज किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि सबसे हल्की धातु, तो ये लिथियम जो आपको दिख रहा है ये दोस्तों सबसे हल्का धातु है ना। सबसे हल्की धातु दोस्तों आपकी लिथियम होती है, याद रखिएगा, सबसे हल्की धातु। और सबसे भारी धातु कौन होता है? तो भारी अगर पूछा जाए दोस्तों तो सबसे भारी जो धातु होता है वो होता है आपका ओस्मियम। क्या होता है? ओस्मियम होता है सबसे भारी धातु। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे भारी ओस्मियम। और धातुओं का राजा किसको कहते हैं दोस्तों? तो धातुओं का राजा कहा जाता है आपको सोना को। ठीक है, सोना को धातुओं का, सोना बाबू याद रखिएगा, इसको धातुओं का राजा कहते हैं। कैसे कहते हैं? मेरा सोना बाबू है ना। चलिए जी, अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर कि निम्न में से कौन कथन मिट्टी की विशेषताएं नहीं है ना। मिट्टी की विशेषताएं कौन सी नहीं है बताइएगा। देखिए, मिट्टी की अगर बात करें ना तो बहुत ही सारा सवाल बनता है मिट्टी से। और मिट्टी अगर आपको पढ़ना है तो ज्योग्राफी जाकर के पढ़ लीजिए, आपको पढ़ा दिए है ना। 6 to लेकर के 10 तक आपको ज्योग्राफी पढ़ा दिया गया है, चैप्टर वाइज पढ़ा दिया गया है, लाइन वाइज लाइन पढ़ा दिया गया है, और आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर भी करवा दिया गया है। ठीक है, अगर आपको इसका PDF नहीं मिला है तो आप ले लीजिएगा, इस नंबर पे आपको मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अच्छा, इसका आंसर बताना है ना आपको। मिट्टी की विशेषता कौन सी नहीं है? यह अकार्बनिक पदार्थ से बना है। देखिए, अकार्बनिक नहीं होगा भाई साहब, पहले ऑप्शन में गलत लिखा गया है, ये कार्बनिक पदार्थ से बना हुआ है ना। मिट्टी किससे बनता है? तो मिट्टी का निर्माण होता है दोस्तों तो चट्टानों के टूटने फूटने से होता है इसका निर्माण, है ना। इसको बनने में हजारों बरस लग जाता है दोस्तों, इतना आसान काम नहीं है मिट्टी का बनना आपका, है ना। बहुत ज्यादा समय इसमें लग जाता है आपका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 14 नंबर। तो 14 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था जी? बताइए तो, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ग्रेगर जॉन मेंडल, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, अल्बर्ट आइंस्टीन या मैरी क्यूरी? देखिए, विकासवाद का सिद्धांत, है ना, विकासवाद का सिद्धांत जो दिया गया था ये चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा दिया गया था। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल सही। देखिए, चार्ल्स डार्विन की जो एक प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों, ये भी आपसे पूछा जाता है ना। चार्ल्स की पुस्तक जो है इसका नाम है दोस्तों आपका द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, है ना, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, ये चार्ल्स डार्विन की ही प्रसिद्ध पुस्तक है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे दोस्तों? तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं ये अनुवंशिकता के सिद्धांत दिए थे, है ना। ग्रेगर जॉन मेंडल क्या दिए थे? अनुवंशिकता का सिद्धांत दिए थे 1822 ईस्वी में। ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जी। और ये अल्बर्ट आइंस्टीन क्या दिए थे दोस्तों? तो इन्होंने दिए थे E = mc², पता है ना, E = mc², यही दिए थे आपका। और मैडम क्यूरी, तो मैडम क्यूरी किससे संबंधित है दोस्तों आपका? तो रेडियम की खोज की थी आपका मैडम क्यूरी। तो ये आप रेडियम भी आपको याद रखना है, रेडियम की खोज किसने की थी? तो मैडम क्यूरी ही की थी आपका। ठीक है, चलिए, तो इतना सारा सवाल आप यहाँ से ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, तो नेक्स्ट सवाल चलते हैं। आपका सवाल नंबर होगा आपका 15 नंबर। 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नियम यह कहता है कि, क्या कहता है भाई साहब, कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है? बताइए, कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? जल्दी से बताइए आपका। तो ये कहा जाता है आपको गुरुत्वाकर्षण के नियम को, है ना। गुरुत्वाकर्षण का नियम दोस्तों यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उसके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों आपका, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर आपका 16 नंबर। 16 नंबर कह रहा है कि एक विज्ञान है जिसमें शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है। बताइए, वो कौन सा विज्ञान है दोस्तों जिसमें शरीर की रचना का अध्ययन किया जाता है? वो विज्ञान कौन सा होगा? जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या होने वाला है? तो उस विज्ञान को कहते हैं दोस्तों, शरीर की रचना के अध्ययन को एनाटॉमी, है ना, एनाटॉमी विज्ञान कहते हैं दोस्तों। शरीर की रचना के अध्ययन को एनाटॉमी कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, आपका बिल्कुल सही जवाब।
है ना, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है दोस्तों आपका 17 नंबर। 17 नंबर सवाल कह रहा है कि बंगाल टाइगर को वर्ष, है ना, कब भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ना। बंगाल जो टाइगर है ना, बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो बंगाल टाइगर आपको मिलेगा कहाँ, तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, बंगाल टाइगर को दोस्तों कब दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया, तो 1972 में आपका, कब, 1972 ईस्वी में किया गया था इसका राष्ट्रीय पशु की घोषणा। याद रखिएगा आपका 1972 में। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है दोस्तों, है ना, राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, तो पुष्प आपको पता होना चाहिए, कमल है भारत का राष्ट्रीय पुष्प। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय पक्षी, तो राष्ट्रीय पक्षी सबको पता होगा कि राष्ट्रीय पक्षी क्या है आपका भारत का, वो है आपका मोर। अगर राष्ट्रीय पशु कहे तो राष्ट्रीय पशु क्या है दोस्तों, तो राष्ट्रीय पशु हो जाएगा आपका बाघ हो जाएगा। ठीक है, अगर राष्ट्रीय नदी की बात करें तो भारत की राष्ट्रीय नदी किसे कहा गया है, तो राष्ट्रीय नदी कहा गया है दोस्तों आपका गंगा नदी को। ठीक है, और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कब किया गया था, तो 2008 ईस्वी में इसको घोषित किया गया था राष्ट्रीय नदी आपको। अगर पूछा जाए दोस्तों कि राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो राष्ट्रीय जलीय जीव जो है दोस्तों वो है आपका डॉल्फिन, है ना, वो कौन सा है, वो है आपका डॉल्फिन, है ना। और डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कब किया गया, तो 2009 ईस्वी में इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। याद रखिएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपका प्रश्न नंबर है 18 नंबर। 18 नंबर सवाल कह रहा है कि पौधे और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, प्रजनन, प्रवासन आदि के समय का अध्ययन को क्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि पौधे और जैसे पशु होते हैं, है ना, तो पौधे में भी आपका प्रजनन होता है और पशुओं में भी प्रजनन होता है। दोनों, फूल आता है पौधे में आपका, है ना, प्रजनन होता है, प्रवासन होता है। तो इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, ये आपसे सवाल कहा गया है। तो इसके अध्ययन को कहा जाता है दोस्तों आपको फिनोलॉजी। क्या कहते हैं इसके जी, फिनोलॉजी कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, फिनोलॉजी इसको कहा जाता है। याद रखिएगा, है ना, फिनोलॉजी। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है ना, बताइए दोस्तों कि वनस्पति, है ना, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं भाई, वनस्पति विज्ञान के जनक। तो वनस्पति विज्ञान के जो जनक कहा जाता है ये किसको कहते हैं तो ये कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। किसे कहते हैं, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है ना, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है दोस्तों वनस्पति विज्ञान का जनक। कई बार पूछा गया सवाल था, है ना। सबसे बड़ा अगर पूछे दोस्तों कि सबसे बड़ा आवृत्ति बीजी जो वृक्ष है वो कौन सा है, तो यूकेलिप्टस है। अगर कहे कि संसार का सबसे लंबा वृक्ष, तो संसार का सबसे लंबा वृक्ष जो है उसका नाम है सिकोया। क्या नाम है, सिकोया वृक्ष है। ये संसार का सबसे लंबा वृक्ष है और इसकी ऊंचाई है आपका 120 मीटर, है ना, संसार का सबसे लंबा वृक्ष है। नेक्स्ट सवाल है आपका दोस्तों सवाल नंबर 19 नंबर। 19 नंबर है कि किस सूक्ष्म जीव के कारण, है ना, साइट्रम कैंसर होता है। देखिए साइट्रम कैंसर जो होता है दोस्तों ये किस जीव के वजह से होता है ना, किस सूक्ष्म जीव के वजह से होता है, वो जीवाणु है ना, जीवाणु के वजह से होता है दोस्तों साइट्रम कैंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। कैंसर दोस्तों मुख्य 4 प्रकार के होते हैं ना, 4 प्रकार के होते हैं। आपको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। हम चलते हैं आपका नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। आपका प्रश्न नंबर है आपका 20 नंबर। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, है ना। चलिए जी, तो प्रश्न कह रहा है कि कौन सा जहरीला पौधा नहीं है। अब देखिए जहरीला पौधा कौन सा नहीं है ना, 4 ऑप्शन दिया गया है। इस पौधे को आप अपने घर में रख सकते हैं, है ना, आपके घर में सुख शांति आएगी, है ना। ये पौधा है दोस्तों आपका ड्रेसीना पौधा, है ना। ड्रेसीना जो पौधा है ये जहरीला पौधा नहीं होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, है ना। ड्रेसीना पौधा को दोस्तों ड्रैगन ट्री भी कहा जाता है ना, इसको ड्रैगन ट्री भी कहा जाता है ना, इसको ड्रैगन ट्री भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। यह पौधे को आप घर के अंदर रख सकते हैं, इससे हवा शुद्ध रहेगी आपकी, है ना, और घर में शांति बना हुआ रहेगा। ड्रैगन ट्री ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा।
ठीक है। चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 21 नंबर। कह रहा है कि ड्रैगन और एग्जान किसके भाग है, बताइए। ड्रैगन नहीं है, डेंड्रन है ना। डेंड्रन और दो एग्जान दोस्तों ये किसके भाग है, तो डेंड्रन और एग्जान जो है दोस्तों ये किसके भाग हैं, ये भाग हैं आपके तंत्रिका तंत्र के। जी हाँ, ये किसके भाग हैं, तो ये तंत्रिका तंत्र के आपके भाग हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। और 9 बजे से भी क्लास होगी आप सभी की, है ना, तो 9 बजे भी आपको जुड़ना है क्लास में। 9 बजे से क्लास होगी आपकी पॉलिटी का, है ना, पॉलिटी का अभी चल रहा है क्लास 9 दोस्तों, है ना। पॉलिटी का क्लास 9 का चैप्टर नंबर होगा आज 3rd, ठीक है, आज होगा चैप्टर 3rd का MCQ। प्रश्न है कि सड़कों को पक्का करने के लिए किस पेट्रोलियम पदार्थ का उपयोग किया जाता है। देखिए सड़कों को पक्का करने के लिए दोस्तों जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसका नाम है बिटुमेन पेट्रोलियम, है ना। बिटुमेन या फिर बिटुमीन पेट्रोलियम इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। कभी नाम सुने थे इसका, नहीं सुने होंगे, तो इसका नाम है बिटुमेन दोस्तों, बीटा ने बिटू कर लीजिएगा, बिटुमेन आपका ये पेट्रोलियम है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है दोस्तों। और इसको डामर के नाम से भी जाना जाता है ना, इसको डामर के नाम से भी जाना जाता है, डामर जिसे बिटुमेन के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 23 नंबर। कह रहा है खाज, देखिए खाज, खुजली, है ना, एक्जिमा, ये सब जो होता है, तो खाज जो रोग है दोस्तों इसका संबंध शरीर के निम्न में से किस भाग से है। अब खाज आप खुजलाते कहाँ हैं, तो खुजलाते हैं शरीर के अंदर थोड़ी खुजलाते हैं, शरीर के ऊपर में ना कहीं खुलाइएगा, है ना, कहीं त्वचा पर ना खुजलाइएगा जी। तो आंसर क्या होगा सर, आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। इसमें कोई सोचने वाली बात है ना। आपको खाज खुजली होता है तो ये त्वचा पर होगा, है कि नहीं। चलिए त्वचा में खुजली होता है इसके कारण, और त्वचा क्या हो जाता है, सफेद भी पड़ने लगता है। और ये किसके वजह से होता है, तो ये कवक के कारण होता है, ठीक है, कवक द्वारा होने वाला ये सभी रोग है। अब जैसे दम्मा होता है ना, बहुत सारे लोगों को दम्मा होता है, तो दम्मा भी जो होता है वो कवक से ही होता है आपका। एथलीट फुट रोग जो होता है दोस्तों वो भी दम आपका कवक से वजह से ही होता है, ठीक है। गंजापन, बहुत सारे लोग क्या है गंजापन के शिकार हो जाते हैं, है ना, 20 साल में ही, 15 साल में, 20-25 साल में पूरा बाल आपका झड़ जाता है ना, बन जाते हैं अनुपम खेर। तो ये गंजापन का जो शिकार हो गए हैं ये किसके वजह से, तो कवक के कारण हो गए हैं, ठीक है। दाद रोग जो हो जाता है ना, दाद रोग जो हो जाता है दोस्तों ये भी किसके वजह से, तो ये भी कवक के कारण ही होता है, ठीक है। तो बहुत सारा था कवक। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 24 नंबर। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जो अपशिष्ट है, अपशिष्ट प्रबंधन का एक अस्थायी तरीका नहीं है दोस्तों, बताइए। अपशिष्ट प्रबंधन का एक अस्थायी तरीका कौन सा नहीं है, तो जलाना। अब देखिए किसी भी जो आपके घर में तो कचरा होता है, हर एक घर में कचरा होता है, अपशिष्ट होता है। अब इसको प्रबंधन करने के लिए आप इसको जला दीजिएगा, नहीं जलाइएगा तो क्या होगा दोस्तों, जलाइएगा तो ये आपके नज़र में तो इसको जल गया, लेकिन इससे पर्यावरण कितना प्रदूषित हुआ, है ना, ये भी तो ध्यान देना है। तो ये जलाना कोई दोस्तों ये अस्थायी तरीका नहीं होता है ना। ये आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, जलाना। इसको आप पुनर्चक्रण कर सकते हैं, भस्मीकरण कर सकते हैं, भूमि भराव कर सकते हैं, आपको ये सब क्रियाएं कर सकते हैं जिससे हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं हो आपका। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि डुगोंग, है ना, डुगोंग जो है ये किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का राजकीय पशु है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है डुगोंग, बहुत सारे लोग को नाम पहली बार सुन रहे होंगे डुगोंग, है ना, हम भी ज़्यादा नहीं सुने हैं, कभी कभी देखे हैं इसको। तो डुगोंग जो होता है दोस्तों ये अंडमान निकोबार में है आपका, है ना। कहाँ होता है दी, तो ये मिलेगा आपको कहाँ, तो अंडमान निकोबार। अब चले जाइए, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है ना। तो डुगोंग जो है ये अंडमान निकोबार में आपको देखने को मिलेगा आपको, है ना। और डुगोंग क्या है, तो ये लुप्त प्राय समुद्री स्तनपायी ये जीव है ना, जिसे सी काऊ भी कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं, सी काऊ भी कहते हैं इसको, डुगोंग को आपको। और ये मिलेगा आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपका डुगोंग आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 26 नंबर। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शीत रक्त प्राणी नहीं है। अब देखिए शीत रक्त प्राणी कौन सा नहीं है, खरगोश है, मेढक है, शार्क है, मगरमच्छ है। अब देखिए बहुत सारे लोग को लग रहा होगा कि मगरमच्छ है, मगरमच्छ दोस्तों शीत रक्त प्राणी है, शार्क भी शीत रक्त है, मेढक भी शीत रक्त है, खरगोश आपका शीत रक्त प्राणी में नहीं आता है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा, खरगोश।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों है आपका प्रश्न नंबर 27 नंबर। कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे लंबी हड्डियां कौन सी है। देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है और सबसे लंबी हड्डी तो आपको पता होगा जांघ की हड्डी होती है ना। तो जंघिका होगा दोस्तों आपका सबसे लंबी हड्डी, और दोस्तों जो छोटी हड्डी है उस हड्डी को कहते हैं रकाब, है ना। कान में ही ये पाया जाता होगा, है ना। और कान की ही जो सबसे छोटी हड्डी है उसको स्टेप्स भी कहा जाता है, इसको रकाब भी कहा जाता है। तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार डी नंबर हो जाएगा, है ना। रकाब या फिर जांघ की हड्डी आपका हो जाएगा, ठीक है। रकाब या जांघ की हड्डी आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 28 नंबर कि दही और विनेगर का स्वाद खट्टा होता है। दही तो खाते होंगे ना, विनेगर खाए हैं कभी? नहीं। तो ये जो स्वाद होता है ना कैसा होता है? खट्टा होता है। क्यों क्यों खट्टा होता है जी? इसमें ईस्ट होता है, अम्ल होता है, प्रोटीन होता है या रसायन होता है? इसमें अम्ल की वजह से क्या होता है? ये खट्टा होता है। किसके वजह से? अम्ल की वजह से क्या होता है? ये खट्टा होता है। बिल्कुल सही सभी लोगों का जवाब है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, अम्ल, ठीक है ना। अम्ल कैसा होते हैं? तो स्वाद में खट्टा होता है अम्ल, आपका याद रखिएगा आपका। चलिए भाई साहब, अब जैसे कि नींबू है, संतरा है, टमाटर है। अब बताइए कि नींबू, संतरा, टमाटर में क्या पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। खट्टा दूध में और दही में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। मूत्र में क्या पाया जाता है? यूरिक अम्ल पाया जाता है। और मधुमक्खी और चींटी जो काटता है दोस्तों तो उसमें क्या पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो ये जितने सारे मैं बताया हूं इसको आप एक दो बार सुन लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कार्य जो है वो मेडुला ऑब्लंगेटा द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। देखिए मेडुला ऑब्लंगेटा द्वारा नियंत्रित जो नहीं होता है दोस्तों वो है आपका ताली बजाना, है ना। ताली बजाना, है ना, ये होता है मेडुला ऑब्लंगेटा के द्वारा नियंत्रित नहीं होता है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। देखिए मेडुला ऑब्लंगेटा क्या है दोस्तों? मेडुला ऑब्लंगेटा जो होता है ना ये मस्तिष्क के सबसे पीछे का भाग होता है, ठीक है। मस्तिष्क जो आपका माथा है और इसके सबसे जो पीछे वाला भाग है जिसको कहते हैं आप छोटा दिमाग, है ना, जिसको कहते हैं ना छोटा दिमाग, इधर छोटा दिमाग इधर मानना नहीं, ठीक है। तो ये वही का भाग है, उसी को कहते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा दोस्तों, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट सवाल है आपका, सवाल नंबर है दोस्तों 30 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से ठोस की विशेषता नहीं है। बताइए ठोस की विशेषता, कौन सी विशेषता ठोस की नहीं होती है? तो ऑप्शन है आपका कि ठोस के आकार को बदलना मुश्किल है इसलिए वे कठोर होते हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है। बल के अधीन होने पर ठोस टूट सकता है। ठोस को आसानी से संपादित किया जा सकता है। ठोस एक निश्चित आयतन होता है। इसका जो कौन सा विशेषता नहीं है दोस्तों? तो ठोस को आसानी से संपादित नहीं किया जा सकता, है ना। कोई ठोस आपको लोहा दे दिया जाए और कहा जाए आपको कि इसको मोड़ दो, तो क्या आप मोड़ सकते हैं? उतना ताकत तो है नहीं। हाँ, छड़ उड़ रहेगा लंबा तो आप मोड़ दीजिएगा, लेकिन अगर मोटा लोहा दे दे आपको रेलवे का ट्रैक और कहे इसको मोड़ो तो मोड़ पाइएगा? नहीं ना जी। तो ये गलत ऑप्शन हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों आपका 31 नंबर। 31 नंबर है आपका कि मृदा संरक्षण की एक विधि है। बताइए मृदा संरक्षण की एक विधि कौन सी है? ये आपसे पूछा जा रहा है। मृदा संरक्षण करना है ना, मिट्टी को क्या करना है दोस्तों? संरक्षण करना है, बचाना है। तो मृदा संरक्षण की जो विधि है ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा टेरेस फार्मिंग, है ना। टेरेस फार्मिंग जो है ये मृदा संरक्षण की एक विधि मानी गई है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। टेरेस फार्मिंग को ही क्या कहते हैं? तो सीढ़ीदार। जी हाँ, अब आप समझ गए होंगे, है ना। सीढ़ीदार जो खेती होती है इसी को कहते हैं टेरेस फार्मिंग। सीढ़ीदार खेती कहाँ होती है? तो उत्तराखंड में होती है ना। उत्तराखंड जो पहाड़ी इलाका है ना, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश तरफ होता है आपका, सिक्किम में भी होता है, अरुणाचल प्रदेश में भी होता है आपका सीढ़ीदार खेती। इसी को कहते हैं ट्रेसिंग, है ना, टेरेस फार्मिंग कहा जाता है इसको, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखे, चलिए जी अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर। प्रश्न है कि निम्न में से कौन अनुवांशिक रोग नहीं है दोस्तों? अनुवांशिक रोग पूछ रहा है। अनुवांशिक का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपके घर में किसी को हो गया और वही रोग आपको फिर हो गया, है ना, इसको कहते हैं अनुवांशिक। मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में फैल जाना। अब अनुवांशिक रोग में बहुत सारा रोग आता है, जैसे कि आपका दोस्तों आता है कलर ब्लाइंडनेस, है ना। कौन सा नहीं है ये पूछा गया है आपको, तो कौन सा नहीं है? देखिए वर्णांधता आपका ये अनुवांशिक होता है। हीमोफीलिया जो है ये भी अनुवांशिक होता है। और रंजकहीनता जो है दोस्तों ये भी अनुवांशिक होता है। लेकिन जो रतौंधी है ना, रतौंधी ही अनुवांशिक नहीं है। तो रतौंधी होता कैसे है? विटामिन ए की कमी से, है ना। विटामिन ए की कमी से होता है आपका रतौंधी, याद रखना है।
अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर, कह रहा है कि सर्वप्रथम डीएनए को किसने अलग किया था। देखिए डीएनए को सबसे पहले जो अलग करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था फ्रेडरिक फीसर, है ना, फ्रेडरिक फीसर, है ना, फीसर यानी कि, है ना, फ्रेडरिक मीसर, फीसर नहीं मीसर दोस्तों, फ्रेडरिक मीसर थे जो इन्होंने अलग किया था सर्वप्रथम डीएनए को। आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर, कह रहा है दोस्तों अमावस्या नहीं है, अमाशय का पीएच श्रेणी क्या होता है। देखिए जो अमाशय होता है ना आपके बॉडी में, तो इसका पीएच श्रेणी जो होता है वो 1.5 से 2.0 तक होता है आपका। ठीक है, 20 नहीं होगा, 2.0 तक होता है आपका, है ना, याद रखिएगा 2.0 तक होता है। आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। ठीक है ना। अमाशय में जठर रस होता है जिसमें HCl अम्ल भी होता है, याद रखिएगा, और इसका पीएच मान कम कर देता है ये। ठीक है, अगर पूछे दोस्तों पित्त, है ना, पित्त जो होता है बॉडी में, तो पित्त का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो पित्त का पीएच मान होता है 7.7 दोस्तों, ये क्षारीय होता है ना। 7 से जो भी ज्यादा होगा वो क्षारीय होगा, 7 से कम होगा अम्लीय होगा, जो 7 होगा वो उदासीन होगा। अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर, निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है दोस्तों, है ना, किसका सही सुमेल नहीं है ये आपको बताना है। बताइए किसका सही सुमेल नहीं है, क्या होगा 35 का। 35 जो है दोस्तों वो तृणभक्षी, है ना, जो तृणभक्षी है गौण उपभोक्ता, है ना, तृणभक्षी गौण उपभोक्ता, ये दोस्तों आपका जो है ना ये आपका सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर डैश होगा आपका बीच में, है ना, तृणभक्षी गौण उपभोक्ता, है ना, ये आपका सुमेलित नहीं है। बाकी सजीव उत्पाद ठीक है, परोपजीव उपभोक्ता, मृतपोजीव निबंधन ये ठीक है आपका, है ना। डी नंबर आपका सुमेलित नहीं होगा, आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। इकोलॉजी किसको कहते हैं बताइए तो, इकोलॉजी, तो इकोलॉजी किसको कहते हैं जी, इकोलॉजी किसको कहते हैं, यानी कि जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है, इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर, प्रश्न है कि टिटनेस नामक रोग निम्न नाम से भी जाना जाता है। देखिए टिटनेस जो होता है ना, तो टिटनेस रोग को ही दोस्तों कहा जाता है लॉकजा, है ना, इसी बीमारी को कहते हैं क्या, लॉकजा के नाम से भी जाना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। और यह रोग जो है ये क्लोरोस्ट्रीडियम टेटानी नामक बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, बैक्टीरिया भी पूछा जाता है कि टेटनस जो है वो किस बैक्टीरिया से होता है, तो क्लोरोस्ट्रीडियम टेटानी नामक बैक्टीरिया से होता है दोस्तों, है ना। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर है आपका 37 नंबर, प्रश्न है कि मानव की आहार नाल के विभिन्न भागों में सही क्रम का चयन कीजिए। अब देखिए मनुष्य का जो आहार नाल होता है ये भी आपको पूछा जाता है और इसका क्रम पूछा जाता है, तो सबसे पहले हो जाएगा आपका मुख, है ना, सबसे पहले हो जाएगा आपका मुख, मुख्य नहीं मुख हो जाएगा, उसके बाद ग्रसिका होगा, उसके बाद अमाशय होगा, फिर क्षुद्रांत होगा, फिर आपका बृहदांत होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों ये आपका ये बिल्कुल क्रम में है ना, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। मनुष्य के अगर पूछा जाए कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो 33 फीट होती है आपकी इसकी आहार नाल की लंबाई होती है। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर कि टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। बताइए दोस्तों टार्टरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, नींबू में, आंवला में, या कच्चे आम में, या अंगूर में, है ना, कच्चा बादाम, बोलो कच्चा बादाम। बताइए इसका आंसर क्या होगा, है ना, टार्टरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है दोस्तों। टार्टरिक अम्ल जो आपको मिलेगा दोस्तों ये मिलेगा आपको अंगूरों में, है ना, कहाँ रहता है, अंगूर में रहता है। आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर, और कच्चे आम में भी होता है आपका, तो 3 और 4 दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, कच्चा आम में भी होता है और अंगूर में होता है आपका टार्टरिक अम्ल, याद रखिएगा। और पके हुए फल में दोस्तों विटामिन ए होता है प्रचुर मात्रा में आपका। अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर, कह रहा है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को एक साथ क्या कहा जाता है। बताइए किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को एक साथ क्या कहा जाता है, रासायनिक ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, या यांत्रिक ऊर्जा, क्या होगा, तो इसको कहते हैं दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा, है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है आपको यांत्रिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अगर पूछे कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है आपका जूल, क्या होता है,
जूल होता है ऊर्जा का एसआई मात्रक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 40 नंबर सवाल। प्रश्न है कि आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए दोस्तों। तो आवर्धन कितना होना चाहिए आपका आभासी और सीधी दर्पण के लिए दोस्तों? तो आभासी और सीधी दर्पण के लिए जो ये आपका आवर्धन होना चाहिए, दर्पण का जो आवर्धन होना चाहिए वो दोस्तों लंबाई बटा वस्तु की लंबाई, यानी प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई होनी चाहिए। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आपका धनात्मक होनी चाहिए। ठीक है, क्या होगा? धनात्मक होगा आपका। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? डी नंबर आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका 41 नंबर। 41 नंबर सवाल है कि संविधान है ना, संविधान प्रारूप समिति, जी हाँ, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और सबको पता होगा, मैं डेली बताता हूँ आपको कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके बी.आर. अम्बेडकर जी। कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर थे आपको प्रारूप समिति के अध्यक्ष, है ना, याद रखिएगा दोस्तों। प्रारूप समिति का गठन कब होता है? तो 29 अगस्त 1947 को, है ना। प्रारूप समिति का या फिर ड्राफ्ट कमेटी भी इसी को कहते हैं, मसौदा समिति भी इसी को कहते हैं, प्रारूप समिति को ही, है ना। इसका जो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था आपका इसका गठन। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर दोस्तों आपका 42 नंबर। 42 नंबर सवाल है कि 1902 ईस्वी में सिताब दियारा यानी कि बिहार में किसका जन्म हुआ था? देखिए सिताब दियारा में इनका जन्म हुआ था और ये बिहार के थे दोस्तों, और बिहार के ये लाल थे जयप्रकाश नारायण जी, है ना। बिहार के लाल जयप्रकाश नारायण, इनका जन्म होता है आपका 1902 ईस्वी में, याद रखिएगा, और सिताब दियारा में होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा पानी पी लूं। चलिए तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? जयप्रकाश नारायण। ये वही जयप्रकाश नारायण है दोस्तों जो 1974 ईस्वी में, है ना, 1974 ईस्वी में दोस्तों, है ना, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था दोस्तों। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ही। ठीक है जी, जयप्रकाश नारायण को एक नाम से जाना जाता है लोकनायक, है ना, इन्हीं को कहा जाता है लोकनायक के नाम भी। ठीक है, तो लोकनायक भी आपको याद रखना है। इनके बचपन का क्या नाम था दोस्तों? तो बउल जी, है ना, इनके बचपन का क्या नाम था? बउल जी नाम था इनके बचपन का, तो बचपन का नाम भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर। स्लेट, है ना, स्लेट जो होता है दोस्तों ये किस प्रकार का चट्टान है? स्लेट जो है ना दोस्तों ये आपका रूपांतरित चट्टान है। ठीक है, स्लेट क्या चीज है? तो ये रूपांतरित चट्टान है, याद रखिएगा, है ना। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, स्लेट रूपांतरित चट्टान है। पूछा जाता है आपका प्राथमिक चट्टान किसको कहते हैं दोस्तों? तो आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है आपका। ठीक है ना, आग्नेय चट्टान। अगर पूछे कि बेसाल्ट कैसा चट्टान है ना, बेसाल्ट, तो बेसाल्ट दोस्तों ये आग्नेय चट्टान ही आपका बेसाल्ट। ठीक है, जो बाहर आकर के जम जाता है उसको बेसाल्ट कहते हैं, और जो पृथ्वी के अंदर ही जमता है दोस्तों उसको आग्नेय, मतलब बेसाल्ट चट्टान तो कहते हैं, बाहर जो आकर के जमता है उसको बेसाल्ट कहते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर। 44 नंबर है कि माउंट एवरेस्ट, जी हाँ, कई बार पूछा गया है माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई है आपको 8,848 मीटर, और अभी तो इसका जो ऊंचाई है दोस्तों ये 8,848 कहीं 50 भी मिलता है ना, 8,850 भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? कि इसको सागर माथा कहते हैं ना, इसको सागर माथा कहा जाता है दोस्तों नेपाल में, माउंट एवरेस्ट को याद रखिएगा। ठीक है, नेपाल में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो नेपाल में ही है। अगर पूछे कि भारत में दोस्तों हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो वो हो जाएगा कंचनजंगा। अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर। बोकारो कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है बोकारो, और सबको पता होगा कि जो बोकारो दोस्तों कोयला क्षेत्र है ना, ये झारखंड में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है जी? झारखंड में है दोस्तों बोकारो कोयला क्षेत्र, याद रखना है। ठीक है, और बोकारो कोयला क्षेत्र की जो स्थापना होती है ये आपका 1964 में होती है। किसके सहयोग से? तो सोवियत संघ के सहयोग से होती है। ठीक है, सोवियत संघ के सहयोग से होती है 1964 में इसकी स्थापना, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर। प्रश्न है दोस्तों कि भारत में अब्रख के महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य। देखिए अब्रख में आप पढ़ते आए हैं दोस्तों आपका झारखंड। ठीक है, तो अब्रख में आपका आंसर क्या होगा? 46 का जो बताइएगा।
46 का अब्रक में महत्वपूर्ण उत्पादक, अगर एक राज्य पूछता ना दोस्तों, तो अब आंध्र प्रदेश का नंबर पहले आ गया है ना। झारखंड से आंध्र प्रदेश आगे निकल रहा है ना। अब आंध्र प्रदेश में ज़्यादा अब्रक का उत्पादन हो रहा है। यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा बिहार और झारखंड, क्योंकि बिहार में भी थोड़ा बहुत अब्रक निकलता है। जो झारखंड से सटा हुआ राज्य है, नवादा है, गया है, कुछ वहाँ पर थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलिए अब्रक जो होता है दोस्तों, ये विद्युत का कुचालक होता है, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अब्रक क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। अगला सवाल है आपका कि हीराकुंड प्रोजेक्ट किस नदी पर है। देखिए हीराकुंड जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये हीरा कैसा, हीरा क्या है? तो हीरा महान है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका महानदी पे हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। ये दुनिया का सबसे लंबा परियोजना है, ठीक है। दुनिया का क्या है? तो सबसे लंबी बांध है। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 4800 मीटर इसकी लंबाई है दोस्तों, है ना। 4800 मीटर ये आपका लंबा है ना। ये कहाँ है? तो ये दोस्तों आपका उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। ये कहाँ है जी? तो ये उड़ीसा में है, आपको संबलपुर जिला में है आपका। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है ना, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है दोस्तों, तो क्या होगा? भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है, ये कौन सा बांध है? ये है टिहरी बांध है ना। टिहरी बांध जो है दोस्तों, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है ना। ये उत्तराखंड में है आपका। अगर पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, तो सबसे ऊंचा तो है, लेकिन ये कैसा है? गुरुत्वीय है ना। तो सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध अगर पूछे तो गुरुत्वीय बांध कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों आपका भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नांगल बांध है, जो सतलज नदी पर है आपका। अगर ठीक है, चलिए नागार्जुन सागर बांध जो है किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। अगला है दोस्तों आपका 48 नंबर सवाल। प्रश्न है कि मध्य रात्रि का सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं दोस्तों नॉर्वे को, ठीक है। इससे संबंधित कुछ मैं चीजें आपको बता दूं, है ना। नॉर्वे को कहा जाता है मध्य रात्रि के सूर्य का देश, ठीक है जी, है ना। देखिए क्या होता है ध्रुवीय क्षेत्र में, है ना। ध्रुवीय क्षेत्र में जैसे कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है ना, है ना। तो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये है आपका 0 डिग्री, ठीक है। तो 6 महीना यहाँ पर दिन रहेगा और 6 महीना यहाँ पर रात रहेगा। जब सूर्य दोस्तों दक्षिणायन रहेगा, है ना, जब सूर्य मान लिया जाए सूर्य यहाँ दक्षिणायन है ना, सूर्य आपका क्या है? दक्षिणायन है। तब दोस्तों क्या होगा? नॉर्थ में, यानी ऊपर तो नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। सूर्य अगर दक्षिणायन है तो यहाँ पर 6 महीना रात रहेगा, और नीचे क्या रहेगा? यहाँ साउथ ध्रुव पर, तो यहाँ पर 6 महीना दिन रहेगा। जब सूर्य दोस्तों उत्तरायण हो जाएगा, है ना, जब सूर्य आ गया कहाँ पे? उत्तर में आ गया सूर्य, है ना। सूर्य अब आ गया यहाँ पे, ठीक है। सूर्य अब आ गया दोस्तों यहाँ पर, तो क्या होगा? तो सूर्य जब उत्तरायण हो जाएगा ना, तो दोस्तों क्या होगा आपका कि दक्षिणी ध्रुव पर क्या हो जाएगा? आपका रात हो जाएगा, और फिर उत्तरी ध्रुव पर 6 महीना दिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रक्रिया आपका चलते रहता है। जापान को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उगते सूर्य का देश कहते हैं, है ना। उगते सूर्य का देश कहते हैं जापान को। जापान का पुराना नाम क्या है? तो निप्पन। जापान का पुराना नाम क्या है? निप्पन इसका पुराना नाम है। ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं प्यासी भूमि का देश, है ना। प्यासी भूमि का देश कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 49 नंबर। और देखिए वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सभी लोग एक बार लाइक कर देना है। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि डेली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपको दोस्तों सारा पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। अभी 50% ऑफ चल रहा है, मात्र 251 अभी फिलहाल चार्ज है। तो आपको इसी नंबर पे पे करके इसी नंबर पे आपको भेजना होगा। नंबर हमारा है 78 57 82 43 10, है ना। 78 57 82 43 10 हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है। यही फ़ोन पे नंबर, गूगल पे भी नंबर यही है। जो लोग भी पेमेंट करेंगे तो इसी नंबर पर व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों तो अगला प्रश्न देखिए। चलिए अच्छा, प्रश्न नंबर है 49 नंबर की नेल्सन मंडेला का जीवन काल क्या था, है ना। तो नेल्सन मंडेला का जो जीवन काल था, ये 1918 में इनका जन्म होता है, 2013 में क्या होता है दोस्तों? इनकी मृत्यु होती है, ठीक है। तो इनका जो जीवन काल था 1918 से लेकर के 2013 तक। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका का, है ना, साउथ अफ्रीका का पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे आपका दोस्तों नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला का दोस्तों, है ना, जेल में डाल दिया गया था। 28 साल तक दोस्तों ये जेल कारावास में रहे थे। आजीवन कारावास इनको कर दिया गया था। 28 वर्षों तक, पूरी जिंदगी समझिए, है ना,
28 साल तक दोस्तों ये जेल में रहे थे। 1964 में इनको जेल में डाला गया था और 28 साल के बाद इनको जेल से निकाला गया। 1994 में ईस्वी दोस्तों आपका दक्षिण अफ्रीका आज़ाद होता है। 1997 में दोस्तों आपका दक्षिण अफ्रीका का संविधान लागू होता है। ये सारे चीज़ आपको याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है आपको, नेल्सन मंडेला को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है आपको 18 जुलाई को, ठीक है। प्रत्येक 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस भी मनाया जाता है आपका, ठीक है। चलिए, तो बहुत सारा चीज यहाँ पर हो गया। अगला सवाल है दोस्तों 50 नंबर प्रश्न है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना किया गया था ज्योतिबा फूले के द्वारा, ठीक है। ज्योतिबा फूले ने इसकी स्थापना करते हैं, कब करते हैं तो 1973 ईस्वी में इसकी स्थापना करते हैं दोस्तों, ठीक है। 1973 में स्थापना होता है, कहाँ तो पुणे महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। पुणे महाराष्ट्र में दोस्तों इसकी स्थापना करते हैं कौन तो आपका ज्योतिबा फूले दोस्तों, ठीक है। सत्य शोधक समाज की स्थापना करते हैं, ठीक है। आखिर सत्य शोधक समाज की स्थापना क्यों किए थे, इसका उद्देश्य क्या था, तो जो वंचित वर्ग को था उसको मुख्य धारा से जोड़ा जाए कैसे, ठीक है जी, याद रखिएगा। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों क्या स्थापना किए थे। स्वामी विवेकानंद स्थापना किए थे रामकृष्ण मिशन, है ना, राम कृष्ण मिशन स्थापना किए थे स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद कब करते हैं तो 1897 ईस्वी में दोस्तों करते हैं दोस्तों इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना। ये भी आपको पूछा जाता है बार बार। तो ये था आज का क्लास, कैसा लगा आप लोग बताइएगा। इसका आंसर देखिए दे दिया गया है, यहाँ से आप इसको एक बार जरूर टेस्ट के रूप में लगाना है और इसको याद कर लेना है। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% छपेगा, है ना, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूरा आपको ध्यान में रख करके बनाया गया है एनसीईआरटी एससीईआरटी ही, जहाँ से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा नंबर है जहाँ आपको 50% अभी ऑफ सारे मटेरियल मिल जाएंगे मात्र 251 में दोस्तों, है ना। तो 251 आपको इसी नंबर पे पे करना है और पे करने के बाद इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है, मैसेज कर देना है ना। जिस नंबर से आपको जुड़ना है व्हाट्सएप में उसी से आप मैसेज कीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आपको वहाँ जोड़ा जा सके और आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड कराया जा सके, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं रात में 9 बजे से, है ना, 9 बजे से फिर मिलते हैं हम, है ना। और उस समय देखेंगे पॉलिटी की क्लास आपकी, ठीक है। उस समय पॉलिटी की क्लास देखते हैं कि क्या होता है आगे, पॉलिटी का नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद, है ना। अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और तैयारी को करते रहिए बिल्कुल जम के दोस्तों, है ना। धन्यवाद।